हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इन्फो शेयरिंग। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं या जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो किसी भी फाइनेंस रिलेटेड एक्टिविटी से प्रभावित नहीं है। हाँ, बस ये बोल सकते हैं कि इस रीजन के कारण फाइनेंशियल सेक्टर में काफी उथल पुथल है। तो आप समझ ही गए होंगे मैं किस टॉपिक पे की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, रशिया यूक्रेन क्राइसिस। अब इसे रशिया यूक्रेन वॉर कहना भी गलत नहीं हुआ, क्योंकि रशिया ने ऑलरेडी यूक्रेन पर हमला कर दिया है और वॉर की सिचुएशन बन गई है एंड वॉर स्टार्ट भी हो गए हैं। तो दोस्तों, इस क्राइसिस के दो सबसे बड़े किरदार या महत्वपूर्ण किरदार हम बोले, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन एंड यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की। दोस्तों, कभी भी युद्ध होता है तो वो किसी भी छोटे मोटे बात पर या छोटे मोटे तनाव या किसी भी तरह के हीट ऑफ द मोमेंट में नहीं होता है। अक्सर ये देखा गया है कि इतिहास की कुछ पुरानी रंजिशें जब काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं और फिर मामला जब राजनीतिक कूटनीतिक तरीकों से या बातचीत करके हल नहीं किया जा सकता, तब ये युद्ध का रूप अख्तियार कर लेता है और फिर तो तबाही तबाही है, क्योंकि दोनों ही पक्ष ना ही झुकने के लिए तैयार होते हैं ना ही रुकने के लिए तैयार होते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं आपको वीडियो के माध्यम से क्रोनोलॉजी समझाने की कोशिश करूं कि कब क्या और कैसे हुआ, तो आपको समझ में आएगा कि ये कितनी पुरानी बात है और जो आज जाकर युद्ध का रूप अख्तियार कर लिया है। चलिए इतिहास के कुछ पन्नों को पलटते हैं और समझते हैं फ्रॉम वेयर इट ऑल स्टार्टेड। तो वर्ल्ड वॉर टू सन 1939 से 1945 के बीच में वर्ल्ड वॉर टू लड़ा गया। इसमें जो मेजर दो ग्रुप्स थे या बोल सकते हैं दो पार्टियां जिन्होंने युद्ध लड़ा था। पहला ग्रुप था एक्सिस पावर, जिसके मेंबर थे जर्मनी, इटली एंड जापान, और दूसरा जो ग्रुप था जिसका नाम था एलियस पावर, उसके जो मेंबर्स थे वो थे फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट्स एंड सोवियत यूनियन। ये यही सोवियत यूनियन है जो बाद में टूटकर रशिया, यूक्रेन और 15 बड़े अलग अलग देशों में बटा। मैं इसका भी डिस्कशन अपने वीडियो में आगे करूंगा। तो दोस्तों, 1945 में एक बहुत ही भयावह घटना घटी। यूएसए ने वर्ल्ड वॉर टू के दौरान जापान के 2 शहरों पर एटम बम गिरा दिए, जिससे जो और सबसे बड़ी घटना ये हुई कि यूएसए, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एलियस अलायंस का पार्ट था जिसके मेंबर्स थे फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट्स एंड सोवियत यूनियन। तो यूएसए ने अपने जो पार्टनर्स थे फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन और सोवियत यूनियन को बिना बताए ये कदम उठाया। मतलब बिना बताए उसने जापान पर एटम बम गिरा दिया। इससे जो सोवियत यूनियन था वो काफी ज्यादा खफा हो गया, क्योंकि एक युद्ध की भी नीति होती है कि आप जो कर रहे हैं अपने दोस्तों या अपने मित्रों को बताएंगे। तो वही समय था तब से सोवियत यूनियन, स्पेशली रशिया जो अब सोवियत यूनियन से टूट के अलग हो गया है, रशिया और यूएसए में ठन गई और तभी से कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गए। और यूएसए और रशिया में कौन सबसे पहले या सबसे बड़ा वर्ल्ड सुपर पावर बनेगा, इसकी होड़ सी लग गई। अब आप सोच रहे होंगे कि यूक्रेन एंड रशिया की लड़ाई में या वॉर में मैं यूएसए का जिक्र क्यों कर रहा हूं, तो इसका जवाब आपको आगे वीडियो में मिल जाएगा। दूसरा सबसे मेजर इवेंट हुआ डिसोल्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन। तो सन 1991 में 1991 में यूएसएसआर, फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ये टूटता है और 15 अलग देश निकलते हैं इस यूएसएसआर से। कुछ मैं देशों के नाम लूं तो जो सबसे बड़ा देश और सबसे पावरफुल देश था वो था रशिया, फिर यूक्रेन, जॉर्जिया, बेलारूस, उज्बेकिस्तान, आर्मेनिया एंड अदर्स। तो जिसमें से, जैसे मैंने आपको बताया, रशिया सबसे ताकतवर था। और अब रशिया और यूक्रेन की बात पर आते हैं। तो जब यूएसएसआर टूटा था तो ऐसा नहीं था कि वहां वो टूटने के बाद कुछ अलग हुआ। वहां के भी लोगों में ये बातें थी कि कुछ लोग यूएसएसआर को बने रखना चाहते थे, कुछ लोग चाहते थे कि नहीं, हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह रहे। तो यूक्रेन में भी कुछ ऐसे ही लोग थे जो कि यूएसएसआर से सिंपैथी रखते थे, या इनडायरेक्टली बोला जाए तो रशिया से सिंपैथी रखते थे, और कुछ लोग बहुत खुश थे कि उन्हें अब एक इंडिपेंडेंट देश का दर्जा मिल गया है। और रशिया के भी दिल में कहीं ना कहीं ये बात थी कि वो यूक्रेन को अपने में विलय करना चाहता था, क्योंकि रशिया हमेशा से ताकतवर बनने की होड़ में है, सुपर पावर बनने की होड़ में है। तो अब हम अपने पिछले बात पे आते हैं कि रशिया एंड यूक्रेन की लड़ाई में यूएसए का क्या रोल था। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जब यूएसए ने जापान पे बम गिरा दिया और सोवियत यूनियन, स्पेशली रशिया और यूएसए में ठन सी गई, तब एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन या हम बोल सकते हैं एक बहुत ही बड़े मिलिट्री ग्रुप की स्थापना हुई जिसका नाम है नेटो। और यही से यही मैं आपको अगर एक लाइन में बोलूं तो यही इस वॉर की फसाद की जड़ है।
नेटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1949, जिसके जो पायनियर मेंबर्स थे, मतलब जिन मेंबर कंट्री ने मिलकर नेटो की स्थापना की थी, वो थे यूएसए, कनाडा, फ्रांस, ब्रिटेन एंड 8 अदर यूरोपियन देश। तो टोटल उस समय जो नेटो की सदस्यता वाले देश थे वो थे 12, और आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसमें टोटल 30 मेंबर हैं। तो बेसिकली इन्होंने मिलकर एक कलेक्टिव सिक्योरिटी फोर्स बनाया। मतलब आसान भाषा में बताया जाए तो कोई भी देश अगर किसी भी नेटो सदस्य का जो भी नेटो सदस्य का देश है उस पर वॉर करता है तो उसे नेटो पर एक युद्ध समझा जाएगा कि पूरा का पूरा हमला नेटो पे हुआ है, और बाकी जो नेटो देश हैं वो उसको सपोर्ट करने के लिए आ जाएंगे जो नेटो सदस्य है उसको। मतलब एग्जांपल के लिए मैं बोलूं, अगर फॉर एग्जांपल अगर फ्यूचर में कनाडा पे हमला होता है, किसी देश कोई देश अगर कनाडा पे हमला करता है तो उसके सपोर्ट में सारे नेटो देश आ जाएंगे कनाडा के साथ देने, अपने मिलिट्री सैन्य सुरक्षा के साथ, अपनी मिलिट्री के साथ लेकर, और कनाडा को मदद करेंगे उस युद्ध को जीतने में। तो अब यूक्रेन और नेटो का क्या रिलेशनशिप है, तो यूक्रेन ने भी अब इच्छा जताई नेटो का सदस्य बनने के लिए, और यही बात रशिया को पसंद नहीं आई, क्योंकि रशिया, जैसे मैंने आपको बताया कि यूएसएसआर जब टूटा था तो अलग अलग देश बने थे, तो कुछ पहले से ही जो देश हैं जो बॉर्डर रशिया के साथ शेयर करते हैं वो नेटो के सदस्य हैं, और रशिया को कहीं ना कहीं ये लगता था कि अगर यूक्रेन भी नेटो का सदस्य बन जाएगा तो रशिया जो है नेटो या इनडायरेक्टली हम बोले यूएसए के आर्मी से घिर जाएगा। और यूक्रेन का स्टैंड इसमें ये है कि यूक्रेन को ये बात कहीं ना कहीं पता थी, या यूक्रेन को ऐसा कहीं ना कहीं अनुभव को लगता था कि रशिया आज भी तो कल उस पर आक्रमण जरूर करेगा और यूक्रेन को विलय करेगा रशिया में। और यूक्रेन को कहीं ना कहीं ये भी पता था कि वो अकेले दम पर रशिया का मुकाबला नहीं कर सकेगा, तो उसने सोचा कि अगर नेटो सदस्यता ली जाए तो अगर रशिया कभी भी फ्यूचर में अटैक करता है तो बाकी जो नेटो देश हैं वो यूक्रेन की मदद करने के लिए आ जाएंगे। और जैसा हम अभी के सिचुएशन में देख रहे हैं कि यूक्रेन नेटो का सदस्य नहीं है, इसलिए कोई भी कंट्री डायरेक्टली मिलिट्री भेजकर यूक्रेन को रशिया के खिलाफ लड़ने में मदद नहीं कर पा रही है। अब दोस्तों, आपको क्या लगता है, यूक्रेन का ये चिंता, ये डर कि रशिया उससे फ्यूचर में आक्रमण करता इसलिए वो नेटो की सदस्यता लेना चाह रहा था, ये बस एक इसमें इस बात में कुछ दम भी है या बस ये ख्याली पुलाव है? तो उसके लिए सबसे पहले आपको यूक्रेन रशिया का ये मैप देखना होगा, और जो ये डर था वो बिल्कुल सच था दोस्तों, क्योंकि रशिया ऐसा पहले भी कर चुका है। जब उसने क्रीमिया पर इन्वेजन किया था, अपनी आर्मी भेजकर इस एरिया को अपने में विलय कर लिया था। आप अगर देख पा रहे तो ये नीचे में जो एरिया है क्रीमिया, ये एक जमाने में यूक्रेन का पार्ट हुआ करता था, पर 2014 में रशियन आर्मी वहां आई, उसने इस एरिया को रशिया में विलय करा लिया। और इसी बात को लेकर यूक्रेन को कहीं ना कहीं ये आभास हो गया कि भविष्य में जाके ये पूरे के पूरे यूक्रेन को भी अपने में कब्जे ले सकते हैं। तो दोस्तों, अब आते हैं हम रशिया इन्वेडिंग यूक्रेन पे। तो अभी जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक रशिया ने यूक्रेन पे हमला कर ही दिया है और वॉर चल रही है। तो ये स्टार्ट कैसे हुआ? सबसे पहले तो रशिया ने अपने करीब 1 लाख आर्मी पर्सनल रशिया यूक्रेन बॉर्डर पे भेजे। फिर उन्होंने दूसरे स्टेप में 2 प्रांत है यूक्रेन का, जो कि पहले यूक्रेन का हिस्सा था, डोनेट्स्क एंड लुहांस्क, इसको इंडिपेंडेंट कंट्री का दर्जा दे दिया। और इंडिपेंडेंट कंट्री का दर्जा देना इसके लिए आसान इसलिए रहा क्योंकि इसमें अलगाववादी लोग, सेपरेटिस्ट लोग काफी रहते थे जो यूक्रेन का पार्ट बनना नहीं चाहते हैं, और रशिया ने इसी का फायदा उठाया और इसे 2 इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में दर्जा दे दी। और अभी जब तक हम वीडियो बना रहे हैं तो जो भी जानकारी मुझे मिली है उस हिसाब से रशियन आर्मी जो यूक्रेन की कैपिटल है कीव, उसके आसपास पहुंच गई है। तो युद्ध काफी घमासान चल रहा है और काफी बुरी स्थिति में पहुंच चुका है। अब दोस्तों, व्हाट इज द वर्ल्ड्स रिएक्शन ऑन दिस वॉर? तो जैसा मैंने आपको बताया कि यूक्रेन नेटो का सदस्य नहीं है, इसलिए कोई भी नेटो देश, फॉर एग्जांपल है यूएसए भी अपनी डायरेक्ट आर्मी यहाँ भेजने से परहेज कर रहा है, पर उन्होंने रशिया पे बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े मेजर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए, मतलब वित्तीय प्रतिबंध। अब मैं कुछ सैंक्शंस की आपके सामने बात कर लूं तो ग्रेट ब्रिटेन ने रशिया के 5 बड़े बैंकों को पर प्रतिबंध लगा दिया है ग्रेट ब्रिटेन में ऑपरेट करने से। सिमिलरली जो 3 मेन बिलियनर्स हैं रशिया के, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल, उस पर भी ग्रेट ब्रिटेन ने बैन लगाया है, और ग्रेट ब्रिटेन में उनकी जो भी संपत्ति है उसको फ्रीज कर दिया है, और उनका
ग्रेट ब्रिटेन आने पर भी बैन है कि वो अब ग्रेट ब्रिटेन नहीं आ सकते हैं। सिमिलरली ग्रेट ब्रिटेन ने अपना इस एयर स्पेस भी रशिया के लिए बंद कर दिया है और इसी के जवाब में रशिया ने भी अपना एयर स्पेस ब्रिटेन के लिए बंद कर दिया। मतलब कोई भी फ्लाइट्स ना अब ग्रेट ब्रिटेन से रशिया जाएगी और ना ही रशिया से ग्रेट ब्रिटेन आएगी। इसके अलावा जो मेजर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगे हैं वो जर्मनी ने लगाए हैं, और यूएसए ने मिलकर लगाए हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाइपलाइन प्रोजेक्ट चल रहा था जिसका नाम है नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन, जो रशिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, रशिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। उसके सर्टिफिकेशन पे अभी स्टे लगा दिया गया है और ये पाइपलाइन अभी ऑपरेट नहीं होगी। इसके अलावा यूएसए ने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स देने से साफ मना कर दिया है, जिसमें लेजर सेंसर टेक्नोलॉजीज या सेमीकंडक्टर चिप्स होते हैं, वो उसने बोल दिया है कि वो रशिया को इन तरह की सुविधाएं नहीं देगा। अब दोस्तों हम समझते हैं इनडायरेक्ट सपोर्ट टू यूक्रेन। जैसा मैंने आपको बता दिया कि कोई भी यहाँ अपनी डायरेक्ट आर्मी भेजकर रशिया से लड़ने के लिए यूक्रेन की मदद नहीं कर रहा है, पर वो इनडायरेक्टली यूक्रेन को काफी सपोर्ट कर रहे हैं। पहला, फाइनेंशियली, वो किसी पैसे की द्वारा, मतलब यूक्रेन को किसी भी तरह के पैसे की जरूरत है तो उससे वो फाइनेंशियल हेल्प मिल रहा है। सेकेंडली, वेपन्स, ये यूक्रेन को अत्याधुनिक हथियार पहुंचा रहे हैं ताकि वो उनके सैनिक इन हथियारों का यूज करके रशियन आर्मी के खिलाफ लड़ सकें। एंड इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन मतलब कि दूसरे देश यूक्रेन को इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहे हैं कि रशियन आर्मी कहाँ तक पहुंच गई, वो कहाँ से हमला कर सकते हैं, किन सैन्य ठिकानों पर हमला कर सकते हैं। इस तरह की जो इंफॉर्मेशन होती है वो यूक्रेन को दी जा रही है। नाउ आज का हमारा लास्ट एंड सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, दैट व्हाट इज इंडिया स्टैंड ऑन दिस वॉर। तो दोस्तों अगर मैं एक लाइन में बताऊं तो इंडिया मतलब बहुत ही बड़े असमंजस में फंस गया है। मतलब वो ना रशिया का खुलकर साथ दे सकता है, ना खुलकर विरोध कर सकता है। एट द सेम टाइम वो यूएसए को भी ना खुलकर साथ दे सकता है, ना उसका विरोध कर सकता है। रशिया के साथ तो उसकी दोस्ती पुरानी है, जबकि यूएसए और बाकी जो यूरोपियन यूनियन के देश है उसके साथ भारत के पिछले कुछ सालों में संबंध काफी अच्छे बने हैं, ट्रेड रिलेशनशिप काफी अच्छी बनी है। तो भारत यहाँ पे काफी असमंजस की स्थिति में है। अगर इंडिया रशिया रिलेशनशिप की बात करूं तो दोस्ती के अलावा व्यापार के दृष्टिकोण से भारत अपना 55% मिलिट्री इक्विपमेंट रशिया से खरीदता है। एंड एट द सेम टाइम इंडिया एंड रशिया ने बहुत सारे ज्वाइंट वेंचर रखे हुए हैं जिस पर ये दोनों मिलकर नई तकनीक के माध्यम से नए मिलिट्री इक्विपमेंट्स बना रहे हैं। इसके अलावा रशिया ऑयल एंड गैस मतलब तेल एंड खनिज ये सबका दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और भारत में अभी भी 85% क्रूड ऑयल बाहर से इंपोर्ट होता है, मतलब वो बाहर से खरीदता है। तो इसीलिए भारत के लिए बहुत ही बड़ी असमंजस की स्थिति है। भारत के प्रधानमंत्री या भारत की जो विदेश नीति है वो अभी दो कार्य कर रही है। एक तो वो दोनों पक्षों यूक्रेन एंड रशिया दोनों से शांति बनाए रखने की अपील कर रही है और इसे कूटनीतिक राजनीतिक बातचीत के माध्यम से हल करने की सुझाव दे रही है। एंड एट द सेम टाइम जो लोग जो इंडियंस यूक्रेन में रिसाइड करते हैं, क्योंकि यूक्रेन एक बहुत ही बड़ा हब है फॉर द एजुकेशन पर्पस। यहाँ के हमारे देश के कई विद्यार्थी वहाँ मेडिसिन इंजीनियरिंग पढ़ने जाते हैं और अभी के डेटा के हिसाब से करीब 20,000 इंडियंस यूक्रेन में फंसे हुए हैं और उनको निकालने के लिए भारत सरकार ने एक ऑपरेशन गंगा स्टार्ट किया है, जिसके तहत वो एयर इंडिया के फ्लाइट से यूक्रेन में तो उनके एयरपोर्ट बंद हो गए, तो यूक्रेन के बॉर्डर जो भी लोग क्रॉस कर पा रहे हैं उनको वहां से एयरलिफ्ट करके स्वदेश लाया जा रहा है। तो दोस्तों यही थी पूरी जानकारी रशिया यूक्रेन क्राइसिस कम वॉर पे। तो वीडियो से कुछ भी अच्छी जानकारी मैं लिखूं और आपके जो भी डाउट्स थे रशिया यूक्रेन से रिलेटेड, क्या कब कहाँ हुआ, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझने में मदद मिली हो, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट द चैनल। बाय बाय, थैंक यू।